बच्चों नमस्कार। आज आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत का सिद्धांत, आपको अवसर लागत सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। हैबर्लर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियरी, जिसका अध्ययन आपको कराया जाएगा। हैबर्लर बेसिकली एक नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। 1936 में इनकी प्रमुख पुस्तक थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्रकाशित होती है, जिसमें हैबर्लर ने अवसर लागत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत को बताया। और उन्होंने कहा कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री किसी वस्तु के मूल्य को श्रम घंटे में निर्धारित करते थे, उसको उन्होंने यहाँ पे हटाया, बल्कि उन्होंने कहा कि श्रम घंटा नहीं बल्कि संसाधनों की अवसर लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। यह सिद्धांत नियो क्लासिकल सिद्धांत है, नव परंपरावादी सिद्धांत है, जिसकी व्याख्या हैबर्लर, लियोनटीफ, लार्नर, मार्शल, एजवर्थ, मीड जैसे अर्थशास्त्रियों ने कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व तथा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के प्रयोग से किया। अवसर लागत देखिए यहाँ पे है क्या। अवसर लागत का मतलब है किसी भी साधन, कोई भी साधन जब दो या दो से अधिक कार्यों को करने में दक्ष होता है तो वो एक समय में वो एक ही कार्य करता है, दूसरे कार्य को उसे परित्याग करना पड़ता है। तो हैबर्लर कहते हैं कि भाई दूसरे कार्यों से इतने संसाधन अवश्य मुक्त किए जाने चाहिए जिससे किसी भी देश की जिसमें उसकी अवसर लागत कम है उसमें उसको पर्याप्त मात्रा में संसाधन मिल जाए और वो वस्तु कॉम्परेटिव रूप में उसको लाभ भी प्राप्त हो उस देश को, और वह अन्य देशों के साथ लाभ की स्थिति में व्यापार भी कर सके। अब आप देखिए कि किसी वस्तु की अवसर लागत है क्या। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कास्ट? अपॉर्चुनिटी कास्ट इज इक्वल टू, देखिए, सापेक्षिक कीमत अर्थात कॉम्परेटिव प्राइस के बराबर होती है। और यह उत्पादन संभावना वक्र के, तो यहां पे आपको बच्चों ये देखना है कि आखिर में अवसर लागत है क्या। तो अवसर लागत देखिए उत्पादन संभावना वक्र के ढाल के भी बराबर होती है, अर्थात जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की ढाल होगी वो अवसर, अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की ढाल स्थिर है तो अवसर लागत भी स्थिर होगी। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की ढाल पॉजिटिव है तो अपॉर्चुनिटी कास्ट भी पॉजिटिव होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पूर्व किसी देश की उत्पादन संभावना वक्र उस देश के उपभोग संभावना वक्र को प्रदर्शित, अर्थात ये आप क्लियर हो जाएं कि अगर कोई देश व्यापार नहीं कर रहा है तो उसका जो उपभोग होगा वो उत्पादन संभावना वक्र के बराबर होगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि उत्पादन संभावना वक्र जो उसकी जो शेप है, अलग अलग शेप, उसके आधार पे देखिए जो डिफरेंट उत्पादन के नियम हैं, उन नियमों के आधार पर हैबर्लर अपने सिद्धांत को किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। तो पहला नियम है उत्पादन लागत समता का नियम बच्चों। उत्पादन लागत समता अर्थात उत्पादन समता का नियम। इस स्थिति में देखिए उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होगी, जो यह स्पष्ट करता है कि वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होगी और उत्पादन की सापेक्षिक लागतें भी बराबर होगी। अब आपको ये देखना है कि उत्पादन संभावना वक्र के जो विभिन्न शेप हैं, उसका पहला शेप देखिए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसके संदर्भ में MRS XY स्थिर है, अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांत दरें स्थिर हैं, जिसमें आप देखिए फर्स्ट ए कंट्री का, सेकंड बी कंट्री का। ए कंट्री की भी PPC सीधी रेखा है, बी कंट्री की भी PPC सीधी रेखा है। अब आपको समझना है कि ए देश की इस डायग्राम में देखिए एक्स अक्ष पर वीट, बी अक्ष पर, वाई अक्ष पर राइस, जबकि बी देश में देखिए एक्स पर वीट और वाई पर राइस दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट ये पता चल रहा है कि ए देश की वीट के संदर्भ में अपॉर्चुनिटी कास्ट लो है, और वहीं यहाँ पे ये पता चल रहा है कि राइस के संदर्भ में बी देश की अवसर लागत कम है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि जिस देश की जिस वस्तु में अवसर लागतें कम होंगी वह देश उसी वस्तु का उत्पादन करेगा और अन्य देश से विनिमय करेगा। तो यहाँ पे देखिए निश्चित अब ये बताया गया है कि अगर ऐसी स्थिति में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होता है तो निश्चित रूप से दोनों देशों को लाभ होगा। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जिसमें अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको ये बताया कि MRS XY कांस्टेंट है, यहाँ पे भी आपको साफ साफ दिख रहा है। एक उसका एक बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। इस बड़े स्ट्रक्चर में आपको ये देखना कि ये ए देश की उत्पादन संभावना वक्र देखिए BC है और बी देश की देखिए EC है। यहाँ पे आपको साफ दिखेगा कि ए देश की वीट में अपॉर्चुनिटी कास्ट और बी देश की
राइस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है और आपको कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के संदर्भ में ही आगे बढ़ना है। तो देखिए एफ बिंदु पर ए देश और जी बिंदु पर बी देश उत्पादन और उपभोग कर रहे हैं व्यापार के पूर्व। लेकिन पूर्ण विशेषीकरण में आप देखिए, पूर्ण विशेषीकरण जब करते हैं तो दोनों देशों का उत्पादन देखिए, ए देश का पूरा गेहूं इतना हो जाता है ओसी और बी देश का पूरा राइस इतना हो जाता है, ये सी और डी। अब ए देश देखिए बी देश से व्यापार करेगा और बी देश ए देश के साथ व्यापार करेगा। ए देश जो है वीट देगा, बी देश राइस देगा, दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। और जो देखिए ये अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा सी और टी से दिखाया गया है, सी एंड टी, ध्यान से आप देखेंगे सी एंड टी। और अब दोनों देश समझौते से जेड बिंदु पर पहुंच जाते हैं। ए देश का जो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है देखिए A2 हो गया और बी देश का कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व B1 से B2 पर चला गया, दोनों जेड बिंदु पर चले गए, दोनों का उत्पादन और उपभोग बढ़ गया है। अब देखिए ये जो ये रेखा बनी है, ये कलर, ये नारंगी कलर, ये हरा कलर, ये दिखा रहा है कि इतना एक्सेस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों देश आपस में कर रहे हैं। ये देश इतना देखिए वीट का प्रोडक्शन करके इतना एक्सेस राइस मंगा रहा है और ये देश इतना एक्सेस राइस बेच करके इतना एक्सेस वीट का उत्पादन। दोनों देशों की कंडीशन बेहतर हो गई, दोनों देश इस स्थिति में, व्यापार की स्थिति में काफी प्रॉफिटेबल कंडीशन में आ चुके हैं। अब आप देखें बच्चों, समता प्रतिफल के नियम के बाद आप सीधे देखिए वृद्धिमान अवसर लागत का नियम, जिसे आप ह्रासमान प्रतिफल का नियम भी कहेंगे। इस स्थिति में देखिए ए देश की कंडीशन ये है, इसका जो पीपीसी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये भी कॉनकेव है, बी देश का भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव है, अर्थात अवसर लागत बढ़ता हुआ है और ह्रासमान प्रतिफल का नियम है। ऐसी स्थिति में देखिए ए देश की अवसर लागत वीट में कम है, बी देश की राइस में कम है। तो निश्चित रूप से MRSXY दोनों की पॉजिटिव है और ए देश वीट के और बी देश राइस के संदर्भ में इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा इस स्थिति में अपूर्ण विशेषीकरण होगा। ये आपको बिल्कुल नोट करनी पड़ेगी कि समता प्रतिफल के नियम में पूर्ण विशेषीकरण होता है, जबकि इस वाली कंडीशन में वृद्धिमान अवसर लागत में इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होता है। और इसके आधार पे आप देखिए MRSXY पॉजिटिव, स्लोप यहाँ पे लिखा है, एंड PPC इज आल्सो भी पॉजिटिव। अब आपको इस डायग्राम को समझना है। इस डायग्राम में आप देखिए जो आपकी यहाँ पे आप देखिए MRSXY इज पॉजिटिव है और स्लोप भी पॉजिटिव है रेखा चित्र में। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि PPC इज आल्सो भी पॉजिटिव। ऐसी कंडीशन देखिए ए देश बी देश, ए देश और बी देश दोनों कंडीशन, ए देश देखिए व्यापार के पूर्व, जैसे ए देश व्यापार के पूर्व जी पर और बी देश एच पर। अब जैसे ही समझौता हुआ इनकम्प्लीट में, ए देश देखिए पहुंच गया बी पर और बी देश पहुंच गया ई पर। दोनों देश आपस में अब इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन जब समझौता होगा तो अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा देखिए MN है और MN पर के बिंदु पर दोनों देशों का उपभोग संभावना वक्र और मूल्य अनुपात दोनों के बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। निश्चित रूप से के बिंदु संतुलन का बिंदु होगा और यहाँ पे देखिए एक देश का उपभोग, दोनों देशों के उपभोग के स्तर काफी ऊंचे हैं, दोनों देश आपस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंडीशन में दोनों देशों का वेलफेयर भी होगा। दोनों देशों, चूंकि CIC का ऊपर बढ़ना ही यह शो करता है कि दोनों देशों की स्थिति काफी बेटर हो रही है। और ऐसी स्थिति में देखिए ये सेकेंड जो हैबलर का सेकेंड लॉ है और अब इस प्रकार हैबलर अपने दोनों नियमों के आधार पर, चाहे वो समता प्रतिफल का नियम हो, चाहे वो वृद्धिमान अवसर लागत का नियम हो, दोनों के आधार पर वो ये स्पष्ट कर देते हैं कि अवसर लागत एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, एक बेहतर रास्ता है वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण का, साधनों के मूल्यों का निर्धारण का, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक नई दिशा में आगे बढ़ती है। थैंक यू।